हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे आज सॉलिड स्टेट में लेक्चर नंबर 3 में। लास्ट क्लास में हमने 2 डायमेंशन में यूनिट सेल और 3 डायमेंशन में यूनिट सेल का कंसेप्ट सीख लिया था। स्पेस लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, हमने वो सीखा था। और हमने जाना था कि जब 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस जनरेट होती है, जब 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस हम बनाते हैं और उससे हम यूनिट सेल निकालने की कोशिश करते हैं। उससे हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं बेटा? यूनिट सेल। तो कितने टाइप का सिस्टम मिलता है हमको? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स मिलती हैं। कितने टाइप की मिलती हैं? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है। और आज हम उन्हीं 7 टाइप्स को, अच्छा एक चीज हमने और पढ़ी थी, अगर आप रिवाइज किए होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने कहा था इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए 6 पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होता है। कितने पैरामीटर चाहिए होते हैं? इन 6 पैरामीटर चाहिए होते हैं, जहाँ पे 3 कौन से साइड वाले पैरामीटर्स होते हैं? 3 साइड पैरामीटर्स होते हैं, है ना। और 3 क्या होते हैं हमारे? 3 होते हैं हमारे एंगल्स। 3 क्या होते हैं हमारे? एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। साइड पैरामीटर कौन कौन से हमने नाम दिया था? ए, बी और सी। ठीक है। 2D में क्या था? 2D में कितने पैरामीटर चाहिए थे जब 2D यूनिट सेल्स बना रहे थे? तो 2D यूनिट सेल्स में हमने कितने टाइप के यूनिट सेल देखे थे? 5 टाइप्स देखे थे। कौन कौन से 5 टाइप देखे थे बेटा? अगर आपको याद होगा तो एक था स्क्वायर, देन स्क्वायर का कंटेम्पररी रोम्बस। ठीक है। फिर रोम्बस के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कंटेम्पररी था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना। और पैरेललोग्राम के अलावा आपने देखा था हेक्सागन। इन्हीं, ये जो सारे आपने 2D ज्योमेट्रीज देखे थे, इन्हीं के 3D ज्योमेट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। 3 पैरामीटर चाहिए होते थे। 3 पैरामीटर में से 2 साइड हो जाती थी, ए और बी, राइट। और एक क्या हो जाता था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज हम जिसको क्या मान के चलते थे? गामा। एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। ठीक है। तो 7 टाइप के जो 7 सिस्टम बनते हैं, मैं वह यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने टेबल बना दी है। सो द हेडिंग विल बी 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। वो 2D के प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये 3D के होने वाले। ठीक है। तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव मतलब इससे बेसिक नहीं हो सकता। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि जो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट हेडिंग विल बी क्रिस्टल सिस्टम। टेबल फॉर्म में इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगा एक्सियल डिस्टेंसेस की, उनके बीच की। एक्सियल डिस्टेंस का मतलब ए बी और सी के बीच का हम रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम एक्सियल एंगल्स का डिस्कशन करेंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा का डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सियल एंगल्स, आपको पता है अल्फा और बीटा के, सॉरी, अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच का एंगल तो वो गामा होता है। ए बी के बीच का एंगल क्या होता है? गामा। बी और सी के बीच का एंगल होता है अल्फा। और सी और ए के बीच का एंगल होता है बीटा। आई होप आपको याद होगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिए होते हैं। कई कई बार एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे किस टाइप के यूनिट सेल्स बनाते हैं। फिर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स भी देखनी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल्स जो वो बनाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं क्रिस्टल सिस्टम की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम आता है, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा बेटा? अब क्यूबिक के बारे में हम जानते हैं, क्यूब की तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो ए बी और सी क्या रहेंगे आपस में? बराबर। ए बी और सी क्या रहेंगे आपस में बेटा? बराबर। ठीक है। गिव मी सेकेंड। हाँ। तो क्यूब में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। और एंगल की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा, यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल कैसे होते हैं बेटा? 90 डिग्री। कैसे होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है। एग्जाम्पल से रुक के डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लें। क्यूब के ठीक बाद आता है बेटा टेट्रागोनल। देखो अब याद रखना, ठीक है। क्यूब के ठीक बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रा का मतलब 4 साइड है जहां पे बराबर हैं। 4 साइडें बराबर होने का मतलब ए और बी तो बराबर रहेंगी भाई। एक साइड 2 साइड की तरफ होती है, तो वैसे याद कर लीजिएगा। और सी की साइड बराबर नहीं होगी, पर एंगल सबके बराबर होंगे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। टेट्रागोनल के बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? अभी बेटा 2 साइडें बराबर थी, अब तीनों साइडें बराबर नहीं होंगी। ए बी सी तीनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे ये समझ लो रेक्टेंगल बड़ा हो गया, ठीक है, 3D में। तीनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे और पर एंगल अभी भी इनका कितना रहेगा? सिमेट्रिकली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब तीनों के बाद अब एंगल में चेंज आने वाला है। अब उसके बाद सबसे पहले आएगा मोनोक्लिनिक। कौन सा आएगा बेटा? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? मोनोक्लिनिक में ना तो ए और बी और सी बराबर तो नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। पर अब एंगल में भी दिक्कत आएगी। कैसे? अभी ना यहाँ से
दो एंगल, लेट सपोज अल्फा और गामा, ये क्या रहेंगे, दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मोनोक्लिनिक के बाद बेटा हेक्सागन आता है। हेक्सागन तो हम सभी ने देखा है, हेक्सागनल। ठीक है, हेक्सागन जैसा हेक्सागन बनता है, उसी के ऊपर हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन रखते चले जाओ तो एक शेप जनरेट होगा, जिसमें आपको पता है। अब यहाँ से वापस से रिपीट होगा, ए और बी दो साइडें बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी। ए और बी दो साइडें बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी। और एंगल की बात करें तो दो एंगल, जो अगर ए और बी बराबर है तो अल्फा बीटा बराबर होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। गामा पिछली बार भी कितना था, 120 डिग्री था, यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा, 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो 2D से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बेटा ऑर्थो रोम्बिक के बाद रोम्बोहेड्रल। ठीक है, हर तीसरे बार रोम्बो रोम्बो ये तीन तीन बार आएगा रोम्बोहेड्रल। इस बार क्या होगा रोम्बोहेड्रल में, यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में कुछ भी बराबर नहीं था, रोम्बोहेड्रल में तीनों चीजें बराबर होंगी, ए बी सी। रोम्बोहेड्रल थोड़ा सा रोम्बस से भी आता है, किससे आता है बेटा, रोम्बस से। और रोम्बस में कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर होंगे, बट दे विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल तो बराबर होंगे बट दे विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप समझ आता है। ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। सभी को याद रहता है ट्राइक्लिनिक में ना तो ए बी सी कोई भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी कोई भी बराबर नहीं होगा, ना ही एंगल बराबर होंगे, ना इधर अल्फा बीटा एंड गामा, नो वन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपको याद रखने हैं, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, आई होप आप याद रखोगे। ओके, उसके बाद अगर मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं यहाँ पे, तो अगर एग्जांपल्स की बात करें बेटा तो फटाफट कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। जैसे क्यूबिक का तो हम बहुत सारा भी डिस्कस करने वाले हैं, तो नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, जैसे सी यू के सी एल एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। इसमें अगर मैं टाइप ऑफ सेल्स की बात करूं तो एस सी बी सी, बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, है ना, ये सारी बनती है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक, फेस क्यूबिक, अभी हम देखेंगे सारी वन बाय वन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, तो जैसे टेट्रागोनल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेंटिन का, वो भी कौन सी, व्हाइट वाली। ठीक है, ये एग्जांपल से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा रोज रोज टेबल देख लेंगे एक आध बार तो याद हो जाएगा। SnO2 हो गया, TiO2 हो गया, ये सारे। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे सारे SN वाली फैमिली के हैं, Ti भी SN वाली फैमिली में आता है। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट, नहीं Ti SN से पहले वाली फैमिली में आता है, बोरॉन वाली में। ठीक है, ओके, यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक में, देयर इज अ रोम्बिक सल्फर। इसी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप कि रोम्बिक लग रहा है तो रोम्बोहेड्रल बना रहा होगा, नहीं बेटा ऑर्थोरोम्बिक रहेगा। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, और उसके अलावा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बता देता हूँ, जैसे चार बनती हैं, SBC FC और EC, ये क्या क्या है अभी सब समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में तो अपने नाम से ही आता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। उसके अलावा PbCrO2 दो टाइप की ये भी बनाता है, एस सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद बेटा हेक्सागोनल की बात करेंगे, तो हेक्सागोनल ये तो आपको याद ही होगा, ग्रेफाइट शीट्स हेक्सागोनल होती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट। उसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है, सिंपल क्यूबिक सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करूँ तो CaCO3 बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ठीक है, या HGS सिनाबार जिसे हम बोलते हैं, दीज आर रोम्बोहेड्रल्स, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही बनाते हैं। देन ट्राइक्लिनिक में आपका सबसे अच्छा एग्जांपल K2Cr2O7, जो कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, या CuSO4.5H2, ये भी आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम बनाते हैं। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल जो एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चे आई हैव ड्रॉन अ क्यूब यहाँ पे। ठीक है, तो आगे डिस्कशन करने से पहले मैं क्यूब के बारे में कुछ बातें आपके साथ कर लेना चाहता हूँ। वैसे तो क्यूब हम सभी ने देखा हो, बहुत सी बातें आपको पता भी हैं, तो जिनको पता है बेटा वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं पता वो प्लीज रुक जाए। तो क्यूब के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्यूब के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी को पढ़ाया गया कि क्यूब के अंदर सबसे पहली चीज होती है, हम एज काउंट करते हैं, कितनी एजेस हैं। ठीक है, तो क्यूब के अंदर मैं अभी बता दे रहा हूँ 12 एजेस होती हैं, बाद में अभी मैं गिना भी दूंगा कौन कौन सी 12 एजेस हैं। ठीक है,
पहली चीज तो हम एज कैलकुलेट करते हैं, कितनी एजेस हैं, तो 12 एजेस हैं। उसके बाद सेकंड थिंग, हमें क्यूब के अंदर क्या देखने होते हैं, फेसेस देखने होते हैं, कितने फेसेस हैं। तो अगर मैं क्यूब के फेसेस गिनूंगा तो आप देख पा रहे होंगे 6 फेस हैं। कैसे हैं वो भी गिना दूंगा अभी। थर्ड तीसरी चीज जो हम चेक करते हैं वो है बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ क्यूब, यानी कितने कॉर्नर्स हैं क्यूब में। तो अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ, कोनों की बात करूँ, तो कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। चौथी चीज जो मैं ध्यान दूंगा वो है बॉडी सेंटर कितने हैं। तो क्यूब के अंदर केवल एक बॉडी सेंटर होता है, केवल एक बॉडी सेंटर होता है। पांचवा, अगर मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर के बाद की फेस सेंटर कितने हैं, फेस सेंटर कितने हैं बेटा। तो फेस सेंटर, जो फेस के सेंटर होते हैं, 6 फेस हैं तो 6 फेस के सेंटर होंगे। छठा, अगर मैं बोलूं एज सेंटर कितने हैं, तो कितनी एजेस हैं बेटा, 12 एजेस हैं, तो एज सेंटर भी कितने होंगे, तो एज सेंटर भी 12 होंगे, तो 12 एज सेंटर होंगे। सातवां, अगर मैं बात करूं कि क्यूब के अंदर कितनी फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, डायगोनल क्या होती है बेटा, तो डायगोनल क्या होती है, जो अपोजिट एंड्स को मिलाती है, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाती हो। किसको मिलाती हो, अपोजिट कॉर्नर्स को। तो हम किसके कॉर्नर देख रहे हैं, फेस के कॉर्नर देख रहे हैं। तो एक फेस अगर मैं उठाऊं तो एक फेस ऐसा दिखाई देगा कुछ, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम पिकिंग अप दिस वन ओनली, ओके। ठीक है, अगर मैं फेस दिखाऊं, ए बी सी डी उठाता हूँ, इन चारों को, ए बी सी और डी इतना उठाता हूँ। अगर मैं इन चारों को उठाता हूँ ए बी सी डी में, तो आपको पता है अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे बी का अपोजिट डी है, इसको जोड़ने वाली एक लाइन होगी, और ए का अपोजिट सी, इसको जोड़ने वाली एक लाइन होगी, यानी कि एक फेस पे दो डायगोनल है। तो टोटल कितनी फेस डायगोनल बनेंगी बेटा, 6 फेस है तो 12 फेस डायगोनल्स आएंगी। कितनी आएंगी, 12। और उसके बाद, ठीक है, दैट इज 6 into 2। और फाइनली अगर मैं बात करूं बॉडी डायगोनल्स की, कि बॉडी डायगोनल्स कितनी है, तो क्यूब के अंदर ध्यान रखिएगा 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। बॉडी डायगोनल में भी किसको मिलाएंगे, अपोजिट कॉर्नर को, पर इस बार किसके, बॉडी के, ना कि फेस के, अपोजिट कॉर्नर को। अपोजिट कॉर्नर कैसे मिलेंगे, टोटल कॉर्नर 8 है, 8 आर द टोटल कॉर्नर, दैट इज 4 पेयर होंगे किसके, अपोजिट कॉर्नर के, 4 पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, सारा अभी ना एक्सप्लेन करूंगा। अपोजिट कॉर्नर, 4 पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स। और वहां से कितने डायगोनल मिलेंगे आपको, बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे, 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ फेस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो कितने फेसेस हैं बेटा, पहला फेस तो ये ए बी सी डी वाला दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा ए बी सी डी, ऐसे आप भी लिखने का ट्राई कीजिएगा मेरे से पहले। दूसरा फेस आपको ए से एक और फेस दिख रहा होगा, एक कॉर्नर से आपको 3 फेस देखने को मिलेंगे, एक तो ए बी सी डी मिला, एक ए डी ई एच मिलेगा, और एक कौन सा मिलेगा बेटा, ए ई बी एफ, ठीक है। मेरे को फॉलो करते रहिए, ये 3 फेस एक कॉर्नर से देखने को मिले। उसके बाद डी वाला कॉर्नर पकड़ लीजिए, डी से 3 फेस देखने को मिलेंगे, ए साइड वाला हम इंक्लूड कर चुके हैं, ए तीनों में आ चुका है। अब डी की बात करते हैं, तो डी से एक फेस आपको मिलेगा, ये वाला डी सी बी एच, ठीक, डी सी जी एच, डी सी जी एच, एक ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, डी डी से। अगर मैं बी से देखूं तो बी से ए वाला इंक्लूड कर चुका हूँ, जितना भी बी से, बी और ए को कॉमन रखते हुए 2 फेस आएंगे, ठीक है। अगला जो मिलेगा वो होगा बी सी एफ जी, बी सी एफ जी। अब देखो, एक कॉर्नर से 3 फेस होते हैं, ए से 3 फेस हो चुके हैं, डी से 3 फेस हो चुके हैं, बी से भी अप्रोक्स 3 फेस हो चुके हैं, ठीक है। ई अगर जी से बात करो तो जी से 2 फेस हुए, अगला फेस जी से कॉमन ले लेते हैं, तो जी एफ ई एच, आई थिंक यही बचा है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये 6 फेसेस हैं बेटा जो कि देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फेस, पहला वाला, ठीक है, ऐसे 6 फेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर्स आपको पता ही चल गए होंगे कौन कौन से कॉर्नर्स हैं बेटा। दीज आर ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 ये कॉर्नर है। अगर एजेस की बात करता हूँ, एजेस कहाँ पे है, तो एजेस मैं यहाँ से काउंट करा देता हूँ आपको। ये देखो, ए बी इज द फर्स्ट एज, दिस इज द सेकंड एज बी सी, ठीक है। फर्स्ट एज कौन सी हो गई, ए बी, सेकंड एज कौन सी हो गई, बी सी, दिस इज द थर्ड एज,
known as GC. Okay, this is the fourth H by the name of GH. This is the fifth H by the name of EH. This is the sixth H by the name of AE. This is the seventh H by the name of AD. This is the eighth H by the name of DC. Okay, this is the ninth H by the name of BF. Okay, this is the 10th H by the name of GF, है ना. This is the 11th H by the name of HD, and this is the 12th H by the name of EF. कोई भी रिपीट नहीं, 12 की 12 एजेस आपको देखने को मिल गई हैं. ठीक है, दीज आर 12 एजेस. उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा बॉडी डायगोनल की, बॉडी डायगोनल्स. अब आपका एक रूम एक क्यूब है, उसमें इमेजिन कीजिएगा जो ए है, ए इज द कॉर्नर ऑफ बैक फेस और जी इज द कॉर्नर ऑफ फ्रंट फेस. ठीक है, ए इज द टॉप कॉर्नर ऑफ बैक फेस, जी इज द टॉप कॉर्नर ऑफ फ्रंट फेस. तो ए का अपोजिट कौन है? जी. तो ए और जी को जोड़ने वाली एक डायगोनल होगी, दैट इज ए जी, पहली बॉडी डायगोनल. डी फ्रंट फेस का टॉप है, एफ फ्रंट फेस बैक फेस का बॉटम है. दूसरी जो डायगोनल होगी वो एफ और डी को जोड़ने वाली होगी, तो डी को एफ से कनेक्ट कर रही होगी, दैट विल बी डी एफ. ठीक है, ये बॉडी डायगोनल्स वगैरह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके अलॉन्ग हमें जो वर्ड्स मिलते हैं वो भी अभी यहीं से हमें देखने सारे. ठीक है, अगली बेटा ई इज द बॉटम वन और सी इज द टॉप वन. ठीक है, तीसरा आते, ये पहला ए और जी पहला, ये दूसरा. ठीक है, ई इज द बॉटम वन और ये ई और सी, ई और सी आर आपस में कनेक्टेड, so this is the third phase, so that will be EC. जो चौथी बॉडी डायगोनल बनेगी बेटा वो बनेगी H, that is fourth, और B, that is fourth. ये दोनों अपोजिट बॉडी फेसेस हैं, तो H और B के बीच, that will be BH. तो ये चार बॉडी डायगोनल आपको देखने को मिलेंगी. अगर मैं फेस डायगोनल की बात करता हूँ तो बेटा आगे वाले फेस पे देखो दो डायगोनल देखने को मिलेंगी, एक ये. ठीक है, डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, दो डायगोनल ये हो गई. ऐसे बेटा तीसरी डायगोनल देखते जाइएगा, और ये चार डायगोनल ये हो गई. नीचे वाले फेस पे पांचवी डायगोनल, छठी डायगोनल. ठीक है, इधर वाले फेस पे सातवीं डायगोनल और आठवीं डायगोनल. अब आगे वाले फेस पे बेटा दिस इज द नाइन्थ डायगोनल, दिस इज द 10th डायगोनल, और एक पीछे वाले फेस पे दिस इज द, एक पीछे वाले फेस पे दिस इज द 11th डायगोनल एंड दिस इज द 12th डायगोनल. ठीक है, ऐसी 12 डायगोनल है आपको देखने को मिलेंगे. दीज आर द 12 डायगोनल्स जो आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, टू हर फेस पे. ठीक है, 6 फेसेस होते हैं. क्यूब तो सभी ने खेला होगा ना, पासा सभी ने देखा है. पासे पे हर जो आता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, सब पे दो दो डायगोनल बना दो, जैसे यहाँ पे मैंने सब पे बनाई है. तो आपको कितने डायगोनल मिलेंगे फेस डायगोनल देखने को? सो यू विल हैव फेस डायगोनल, हाउ मेनी फेस डायगोनल? 12. ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, अभी बता देता हूँ. ठीक है, अच्छा बॉडी डायगोनल के मैं ये भी बता दूं, अगर क्यूब की लेंथ को मैं ए मान के चल रहा हूँ, ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब, दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब, कितनी मान के चल रहा हूँ बेटा? ए. तो अभी बता दे रहा हूँ, बॉडी डायगोनल जो होगी दैट विल बी अंडर रूट 3 ए. बॉडी डायगोनल क्या होगी बेटा? अंडर रूट 3 है. ठीक है, और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है? क्योंकि क्यूब की लेंथ तो साइड की तो ए लेंथ है, तो फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है रूट 2 ए. वो कितनी होती है? रूट 2 ए. ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत काम आएंगे. तो बॉडी डायगोनल यानी कि एजी की लंबाई कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 ए. डीएफ की लंबाई कितनी होगी? दिस विल आल्सो बी इक्वल टू रूट 3 ए. ईसी की लंबाई कितनी होगी? दिस विल आल्सो बी इक्वल टू रूट 3 ए. इसकी लंबाई भी कितनी होगी? रूट 3 ए. यहाँ पे अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूँ जैसे एसी, तो एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी? रूट 2 ए. अगर मैं बीडी की बात करूँ, बीडी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? रूट 2 है. अगर मैं ईजी की लंबाई की बात करूं, ईजी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? रूट 2 है. तो फेस डायगोनल जितनी भी होंगी उनकी लंबाई रूट 2 ए हो जाएगी, और ए क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी हमारी साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, जो क्यूब की साइड है दैट विल बी ए. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल. ठीक है, अगर एजेस के सेंटर की बात, अच्छा फेस के सेंटर की बात करें तो 6 फेस है, हर फेस के पास अपना अपना एक सेंटर होगा. हर फेस के पास, ये पीछे वाले फेस का और ये आगे वाले फेस का. ठीक है, और ये नीचे वाले फेस का, ये राइट वाले फेस का. सो दिस इज लेफ्ट फेस, राइट फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस.
6 फेस होंगे, 6 फेस सेंटर हो गए। अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करता हूँ, तो बॉडी सेंटर बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच होता है। बॉडी सेंटर बिल्कुल बॉडी के कहाँ होता है? बीचों बीच, बिल्कुल क्यूब के बीचों बीच रखा होगा। दैट विल बी योर बॉडी सेंटर, दैट विल बी योर बॉडी सेंटर। ओके। एज सेंटर की बात करोगे, तो एज सेंटर कहाँ होंगे बेटा? एजेस के सेंटर पे पाए जाएंगे। एज सेंटर कहाँ पे पाए जाएंगे? एजेस के सेंटर पे। ऊपर की 4 एज पे 4 सेंटर, नीचे की 4 एज पे 4 सेंटर, 8 हो गए। इधर की साइड वाली 2 एजेस पे 2 सेंटर, 9 10। इधर की साइड वाली 2 एजेस पे 2 सेंटर, 11 और 12। आई होप आपको ये सारा दिख रहा होगा। ठीक है। तो दीज आर वेरियस थिंग्स जो आपको अपने साथ दिमाग में रखनी है। क्या एज होती है, क्या सेंटर होता है, क्या फेस होता है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीजें नहीं भूलोगे। ठीक है। एज की बात करूँ, एज मैंने आपको कैलकुलेट करा दी। ठीक है। दीज आर द एजेस। ये क्या है? ये हमारी एजेस हैं। दीज आर द एजेस। ठीक है। एक चीज मैं और आपके साथ यहीं पे शेयर कर लूं, ताकि बाद में ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार बहुत बच्चों को बाद में प्रॉब्लम होती है, तो गिव मी अ सेकेंड। लेट्स सपोज आई एम इरेजिंग दिस। ओके। क्यों? गुड, बच गया। गिव मी अ सेकेंड, इसको और छोटा कर देता हूँ। या जस्ट करना बच्चे। ठीक है। लेट्स कॉपी दिस। आप अपने सामने बनता देखिए, नहीं तो मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ, अगर मुझे आपके सामने ना बनाना होता है ना। बट मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, तो यहीं पे देख लो और यहीं पे सीख लो, बात के लिए ना रह जाए। तो लेट सपोज मैं क्यूब मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। ये 2 क्यूब मैंने एक साथ क्या कर दिए बेटा? मर्ज कर दिए हैं। 2 क्यूब थोड़ा और साइड कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। ध्यान से देखना, 2 क्यूब मर्ज किए नीचे। ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 2 ऐसे ही क्यूब हैं, इनको कहाँ मर्ज कर रहा हूँ? ये दोनों क्यूब ठीक इनके पीछे रख दिए। ठीक है बेटा। ये दोनों क्यूब ठीक इनके पीछे, ऐसे 4 क्यूब रख दिए। और ऐसे ही 4 क्यूब का एक और सेट बनाया। ठीक है। और वो ठीक इसके ऊपर रख दिया। कहाँ रख दिया? इसके ऊपर। तो ये 8 क्यूब का एक सेट बन गया। दिस इज द सेट ऑफ 8 क्यूब। ओके। नाउ लुक वेरी केयरफुली। ठीक है। आराम से देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। चाहिए तो एक सेट और ऐसे बना दूं, बट फिर ना चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी बेफिजूल में। ओके। आई थिंक, लेट मी चेक। ये नहीं है, ठीक है। अगर ये हो गया तो और अच्छा हो जाएगा, मेरे को बताना। गुड। तो एक क्यूब तो रेड कलर का हो गया। ओके। देन दिस क्यूब नंबर 2। ठीक है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सो दैट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझा सकूँ। गिव मी अ मोमेंट बच्चे। ओके। यस। दूसरा क्यूब। उसके बाद तीसरे क्यूब को कैसे चेंज करूँ मैं? ओके, we can't change all the cubes. That is not a part of a cube. चलो ठीक है, इन्हीं से समझ लीजिए, पता है ना। मर्ज करना, स्पाइरल करना। वेट अ मिनट। ओके। सो आई हैव बेटा सेटअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब। अब मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ, अगर मैं इस कॉर्नर को देखूं बेटा, ये एक कॉर्नर। ठीक है। दिस कॉर्नर वन। ये जो एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर कितने क्यूब ने शेयर किया? 8 क्यूब ने। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, ठीक है, कैन बी शेयर टू मैक्सिमम 8 क्यूब्स। एक कॉर्नर कितनी जगह से शेयर हो सकता है? मैक्सिमम
8 क्यूब्स। एक कॉर्नर कितनी जगह शेयर हो सकता है बेटा? 8 जगह। तो 8 जगह ये शेयर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फेस की, तो बेटा इतने सारे क्यूब बनाए, आप देख पा रहे होंगे जो एक फेस है वो मैक्सिमम कितना शेयर हो सकता है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे 4 का सिमेट्रिकल है, ये जो ब्लू वाला फेस है बेटा, है ना, ये ब्लू वाला फेस स्काई ब्लू वाले फेस के साथ शेयर्ड है। ठीक है, ये वाला ब्लू वाला फेस ये ब्राउन वाले फेस के साथ शेयर्ड है। तो कहने का मतलब है वन फेस कैन बी शेयर्ड इनटू टू क्यूब्स। वन फेस कैन बी शेयर्ड मैक्सिमम बिटवीन टू क्यूब्स। मैक्सिमम बिटवीन टू क्यूब्स। ठीक है, अगर मैं एच की बात करता हूँ, एक एज को देखो बेटा, ये वाली जो ब्लू और ग्रीन वाली एज है, ब्लू ग्रीन वाली ब्लू वाले क्यूब में भी शेयर्ड है, ग्रीन वाले क्यूब में भी शेयर्ड है, रेड वाले क्यूब में भी शेयर्ड है और ब्राउन वाले में भी शेयर्ड है। ये जो ब्लू ग्रीन वाली एज है, मैंने जानबूझ के मिलाया नहीं सो दैट आप देख पाए। ठीक है, ये जो ब्लू ग्रीन वाली एज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो कितने क्यूब्स में शेयर्ड है, 4 क्यूब्स में। कितने क्यूब्स में शेयर्ड है? 4 क्यूब में मैक्सिमम। हमेशा मैक्सिमम की तरफ देखा जाता है। यहाँ बात करें रेड ग्रीन वाली की, बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो रेड ग्रीन है, रेड ग्रीन वाली कितनी जगह शेयर्ड है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेड ग्रीन वाली येलो में भी शेयर्ड है, ये जो आपका पर्पल कलर इसमें भी शेड है, रेड में भी शेड है और ग्रीन में भी शेड है। तो वन एज, जो एक एज होती है वो कितनी जगह शेयर हो सकती है? वन एज कैन बी शेयर्ड मैक्सिमम बिटवीन, वन एज कैन बी शेयर्ड मैक्सिमम बिटवीन फोर क्यूब्स। कितनी जगह शेयर हो सकती है? 4 क्यूब्स पे। ठीक है, तो ये तीन बातें मुझे आपको बतानी थी कि एक कॉर्नर कितना शेयर हो सकता है, एक फेस कितना शेयर हो सकता है और एक एज कितनी शेयर हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन एनी क्यूब। बॉडी सेंटर कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन एनी क्यूब। बॉडी सेंटर कहीं पे भी शेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। अभी बताना जरूरी है क्योंकि जब आगे भी हम कुछ चीजें ड्राइव करने वाले तो वहां पे हमें इन चीजों का बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, आगे कहानी समझाते हैं। तो नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। जो हमने अभी तीन चीजें बात की थी, तो टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में हम तीन चीजें, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम दो टाइप की बात करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली देखो 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल थे। कौन कौन से थे बेटा? ये वाले क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लोनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइकेनिक। ये 7 तरीके के थे। हम इनमें से केवल क्यूबिक वाले की तरफ डिस्कस करने वाले हैं। किसकी तरफ जाने वाले हैं? क्यूबिक यूनिट सेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारा जो सारा डिस्कशन होगा वो सारा सारा किसकी तरफ है? क्यूबिक यूनिट सेल्स की तरफ। तो क्यूबिक यूनिट सेल्स की अगर मैं बात करूं, जो कि हम किस में बात कर रहे हैं? 3D स्पेस लैटिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 3D लैटिस की। और 3D लैटिस अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं दिखा दूं। दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये लैटिस होती थी, ये 2D अरेंजमेंट था और ये कैसा अरेंजमेंट था? 3D अरेंजमेंट। दिस वाज 3D लैटिस, राइट? ओके, दिस वाज 3D लैटिस। और इनसे ये ऐसे अरेंज हम करते थे इनकी तरह। मॉलिक्यूल्स को हम क्या मानते थे? पॉइंट्स। मॉलिक्यूल को क्या मानते थे? पॉइंट्स। और जैसे मॉलिक्यूल अरेंज थे, हर मॉलिक्यूल की जगह हम क्या अरेंज कर दे रहे थे? पॉइंट। उसके बाद जो लैटिस बन रही थी, अगर 2 डायमेंशन में बन रही थी वी कॉल इट 2D लैटिस, 3 डायमेंशन में बन रही थी 3D लैटिस, उन लैटिस को जोड़ जोड़ के मिलाने से अगर पॉइंट्स जनरेट हो रहे थे, दैट वर नोन एज यूनिट सेल। देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो इनमें हम बात करने वाले क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो क्यूबिक यूनिट सेल्स, ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, या, तो क्यूबिक यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं बेटा। बेसिकली वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड द अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव और वी कैन से सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ एक ही टाइप आता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल ऑल्सो नोन एज एससीसी। ये कैसे बनता है? ये तब बनता है व्हेन all the lattice point when connected together to form cubic unit cell, to form cubic unit cell arrange themselves
अरेंज themselves at the corners of the cube, at the corners of the cube। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि लेट सपोज ओके दिस वाज द 3D लैटिस। ऐसी कुछ हमारे पास क्या थी बेटा, 3D लैटिस थी। ओके थोड़ा सा जो दाएं बाएं बनना है उसको माफ कीजिएगा। ऐसी कुछ 3D लैटिस थी, ठीक है। ओके और इस 3D लैटिस को, ये जो 3D लैटिस है, इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने इस 3D लैटिस से क्या बनाना चाहा, यूनिट सेल। क्या बनाना चाहा, यूनिट सेल। और यूनिट सेल में पता चला कि जो लैटिस पॉइंट हैं, यूनिट सेल में क्या पता चला है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे है ना, वो कहाँ ऑक्युपाई कर रहे हैं, कौन से पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, ऑक्युपाइंग कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्या ऑक्युपाई कर रहे हैं बेटा, ऑक्युपाइंग कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्योंकि कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑक्युपाई कर रहे हैं, दैट इज दे विल बी कॉल्ड अ सिंपल क्यूबिक सेल। और उनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ओके गिव मी अ सेकंड, so that cube will look like this। ओके और एटम्स कहाँ रख के दिखाई देंगे आपको, दिस इज द एटम। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे, लैटिस पॉइंट। ओके दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। अच्छा नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप के आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कितने टाइप के आते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहला आता है आपका, पहले मैं तीनों लिख देता हूँ उसके बाद डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आता है फेस सेंटर्ड। कौन सा आएगा, फेस सेंटर्ड। दूसरा कौन सा आता है बेटा, सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड। वन इज फेस सेंटर्ड, अदर वन इज बॉडी सेंटर्ड। और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेस सेंटर की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, यही सेम डेफिनेशन कॉपी होगी व्हेन ऑल द, ठीक है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कोई फायदा नहीं दोबारा लिखने का, ठीक है। व्हेन ऑल द, आगे सेट होगा, ठीक है। तो when all the lattice point when connected together to form cubic unit cell arrange themselves at the corners of the cube and at the face centers of the cube। corners of the cube और कहाँ पे, face centers of the cube, corners of the cube and face centers of the cube। एग्जाम्पल कैसे बेटा, तो देखो कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे तो अरेंज्ड है ही, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे अरेंज्ड है। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे लैटिस पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हो, उसके अलावा आपको दिख रहे हो कहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है तो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे तो दिखाई दे ही रहे हैं। उसके अलावा कहाँ दिखाई दे, फेस के सेंटर पे, 4 पीछे, एक पीछे वाले फेस पे, एक आगे। तो दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कैसा बेटा, दिस इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड अगर मैं डेफिनेशन बात करूं किसकी, बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा बेटा कि कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं, ठीक है। कॉर्नर पे तो सबको होना ही होना है, तो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा कहाँ होंगे बेटा, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे होंगे, कॉर्नर के अलावा दे विल बी प्रेजेंट एट द, ठीक है, एंड ऑल्सो at the body center of the cube, and also at the body center of the cube, body center of the cube। इसका एग्जांपल कैसे, देखो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, किसमें ऐसे करना बच्चे, इनको हटाना पड़ेगा, तो कहाँ से चले आ रहा है। तो कॉर्नर पे तो है ही है, उसके अलावा कहाँ पे होंगे, बॉडी सेंटर पे। उसके अलावा कहाँ पे होंगे, बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे बड़ा सा एक बिल्कुल
क्यूब के बीचों बीच बैठा होगा, ठीक है। लेटिस पॉइंट इतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच बैठा होगा, दैट विल बी एन बॉडी सेंटर्ड। अच्छा, ठीक है। जो बॉडी डायगोनल है उसके बीचों बीच 4 बॉडी डायगोनल है, चारों बॉडी डायगोनल यहीं पे मिलेंगी, बॉडी सेंटर पे ही मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा तीसरा हमने क्या बोला था, तीसरा बोला था हमने एंड सेंटर्ड, यहीं पे पढ़ाते रहो, है ना। थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, ये सारी कहानी तो सेम रहेगी कि कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं, कॉर्नर के अलावा तो कहानी नहीं शुरू होगी, ठीक है। तो कॉर्नर पे तो जाएंगे जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो कॉर्नर पे तो जाएंगे जाएंगे, कॉर्नर के अलावा क्या होगा, एंड ऑल्सो एट द एज सेंटर्स ऑफ द क्यूब, कहाँ पे, एज के सेंटर पे, एंड ऑल्सो एट द एज सेंटर्स ऑफ द क्यूब, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, एज के सेंटर पे। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो ये बॉडी का सेंटर पे जो बना है, इसको हटा देते हैं, बॉडी का सेंटर वाला हटा दीजिए, ठीक है। ओके, कहाँ पे, बॉडी के सेंटर का हटा के एच के कहाँ पे रख दीजिए, सेंटर पे। तो ऐसा जो यूनिट सेल जनरेट होता है, एच के सेंटर पे, सबको एच के सेंटर पे रख दिया, ऐसा जो यूनिट सेल जनरेट होता है, दिस नोन एज एज सेंटर्ड यूनिट सेल, दिस नोन एज एज सेंटर्ड यूनिट सेल और ईसीसी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये दीज, इसमें प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक वाला प्रिमिटिव कहलाता है, बाकी सारे क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। सो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होनी है, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो अगली हमारी डेफिनेशन है, यहीं से करते हैं ना, इसको छोटा कर देते हैं, सब समझ आ ही गया होगा आपको। हाँ, तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बोलो या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कुछ लोग बोलते हैं ना, और या टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। तो ये कैसे करेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, या ठीक है। तो हमने 4 तरीके के डिस्कस किए, सबको ले कैलकुलेशन करेंगे, और इसका सिंबल होता है बेटा जेड। सिंबल क्या होता है, जेड। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले एससीसी, सबसे पहले किसकी बात शुरू करेंगे, एससीसी। एससीसी मीन्स सिंपल क्यूबिक सेल। तो पहले तो हम डायग्राम उठा के लाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम तो आसान, ओके, वी विल डुप्लीकेट दिस and we will just control X, okay, and we'll just paste it here, okay, okay, right. तो दिस इज अवर सिंपल क्यूबिक सेल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है बेटा, तो आप बोलोगे सर 8 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम फ्रॉम कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, contribution of one atom in unit cell, contribution of one atom in unit cell from corner position, from corner position। तो कॉर्नर पोजीशन से एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको पता है दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इनटू डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स इन विच दैट एटम कैन बी शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब इन विच दैट पोजीशन इज शेयर्ड, दैट पोजीशन इज शेयर, ठीक है।
सॉरी दिस इज नॉट नंबर ऑफ एटम्स, इट विल बी 1। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, क्योंकि एक ही एटम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक एटम रहेगा। तो आपको पता है कॉर्नर पोजीशन कितनी जगह शेयर होती है, इट इज शेयर्ड इन 8 क्यूब्स, इट कैन बी शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। मैक्सिमम कितना शेयर कर सकते हैं, 8 क्यूब। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन भी कॉर्नर से कितना आएगा, 1/8। 1/8 क्यों, क्योंकि बेटा कॉर्नर पे है। अभी 8 क्यूब्स में बराबर शेयर हो सकता है, कितने क्यूब्स में शेयर हो सकता है, 8 क्यूब में। तो ये जो हमारा एक यूनिट सेल है, इसमें ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, क्योंकि ये 8 जगह शेयर हो सकता है। तो एक जगह ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 1/8। दूसरी जगह कितना कर रहा होगा, 1/8। तीसरी जगह 1/8। देखो 8 जगह शेयर हो सकता है। लेट सपोज 4 क्यूब्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 क्यूब्स है, सब में शेयर होना है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। और ये केक आपको 8 लोगों में शेयर करना है, किसमें शेयर करना है, 8 लोगों में। तो इनको भी हम कितना देंगे, 1/8। बी वाले क्यूब में भी 1/8, सी वाले क्यूब में भी 1/8, डी वाले में भी 1/8, ई वाले में भी 1/8, 1/8, 1/8, सो दैट जब हम टोटल जोड़ें तो भी बन जाए 8/8, दैट इज इक्वल टू 1। खैर इतना सारा नहीं सोचना है, अगर आपको सिंपल सी बात समझ आती, ठीक, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया, बट अगर आपको सिंपली समझ आ रही है तो ये चीज मैंने ऊपर भी बोली थी कि एक कॉर्नर जो है वो कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा होगा, 8 क्यूब्स में। एक कॉर्नर कितने क्यूब्स में शेयर हो रहा होगा, 8 क्यूब्स में। अब जब एक कॉर्नर 8 क्यूब में शेयर हो रहा है, तो 8 अलग अलग लोग उसी कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं। तो एक क्यूब, क्योंकि हमें तो हमारे इस यूनिट सेल से मतलब है ना, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, हमें हमारे इस यूनिट सेल से मतलब है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा भाई, अगर कोई ध्यान आपका जैसे कहते हैं ना 2 जगह बटा हुआ, तो आप एक जगह 50% ध्यान दोगे, दूसरी जगह। अगर आपका ध्यान 4 जगह बटा हुआ तो हर जगह आप 25-25% दोगे। सिमिलरली ये 8 जगह बटा हुआ, तो एक लोगों को कितना देगा, 1/8। एक लोग कितना देगा, 1/8। अब 1/8 का कंट्रीब्यूशन ये प्रोवाइड कर रहा है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन ये। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं जो 1/8 का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल कॉर्नर्स, ठीक है। तो टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम एट कॉर्नर्स, दैट इज 1/8। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर, दैट इज 1 बाई, सॉरी एक चीज गलत हो गई। टोटल एटम्स एट कॉर्नर, कितने एटम्स प्रेजेंट है, 8 एटम्स प्रेजेंट है। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 8, 1/8 का। तो मैं ये नहीं बोलूंगा इस यूनिट सेल में 8 एटम्स प्रेजेंट है, मैं मुझे इफेक्टिव निकालना है, तो इफेक्टिव, और मैं बोल सकता हूँ टोटल या एक्चुअल, है ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम, दैट इज, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड से। सो दैट विल बी इक्वल टू, टोटल एटम है 8 इंटू कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1/8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 1/8, दैट इज 1। केवल केवल कितना होगा, 1। यानी कि एससीसी के लिए 1, यानी कि इफेक्टिवली केवल कितना एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, एक। इफेक्टिवली केवल कितना एटम प्रेजेंट है, एक। तो सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिवली केवल एक एटम प्रेजेंट है, इफेक्टिवली केवल कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी सारे समझ आ जाएंगे। जैसे दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा मैं किस पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड वाले यूनिट सेल की बात करता हूँ, ठीक है, सो लेट्स पिक दिस वन अप। ओके, तो दिस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कितने एटम्स है टोटल, तो मैं यहाँ पे पहले तो लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होंगे, 8। ये 8 कहाँ पे है, कॉर्नर पे, प्लस एक कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कॉर्नर से कितना आता है सबसे पहला, तो निकालने का तरीका, अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूं तो इट इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब शेयरिंग दैट कॉर्नर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब शेयरिंग दैट कॉर्नर। उस कॉर्नर को कितने क्यूब शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग दैट कॉर्नर। तो आपको आंसर मिलेगा 8, सो दिस विल बी 1/8, दिस विल बी 1/8। दूसरा बॉडी सेंटर का, तो इसका भी सेम हो जाएगा 1 डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब, क्यूब शेयरिंग बॉडी सेंटर, शेयरिंग बॉडी सेंटर। और कितने क्यूब बॉडी सेंटर शेयर करेंगे, आपको पता है केवल एक ही शेयर करेगा, तो दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है।
अब हम बात करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन की, तो इफेक्टिव आइटम्स कितने हो जाएंगे, इफेक्टिव या एक्चुअल आइटम्स की बात करें तो 8 कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, बट उनका कंट्रीब्यूशन केवल कितना आएगा 1/8, कॉर्नर इंटू कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि पोजीशन इंटू कंट्रीब्यूशन, प्लस एक कहाँ पे है जो कि बॉडी सेंटर पे है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, उसका कंट्रीब्यूशन एक पूरा का पूरा आता है, सो इट विल बी 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो 8 से 8 कैंसिल, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा 2। तो मैंने दो लोगों के लिए करके दिखाया, दो लोगों के लिए मैं आपको होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ, उसको जब हम कल मिलेंगे आपसे अगली क्लास में तब करेंगे, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चूंकि दो सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इन दो की मदद से आप वो दोनों करके आएंगे। अगर आप वो दोनों सही कर लेते हैं दैट इज वेरी गुड, लेक्चर आगे का स्किप कर दीजिएगा, नहीं कर पाते तो सीखिएगा, क्योंकि ये सारी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसी के साथ अपना बेसिक कंटिन्यू करते हुए हम आगे मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।